नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्वाघूर्ण के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि जड़त्वाघूर्ण क्या होता है, जड़त्वाघूर्ण का भौतिक महत्व क्या है, जड़त्वाघूर्ण का फार्मूला क्या होता है। साथियों, इसी के साथ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परिभ्रमण त्रिज्या रेडियस ऑफ जाइरेशन के बारे में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं हूं विजय और आपको लेकर चल रहा हूँ डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर का फिजिक्स सब्जेक्ट की तरफ। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, तब तक हम देखते हैं ब्लैक बोर्ड की स्लाइड में। साथियों, आप ये देखिए जड़त्वाघूर्ण क्या होता है। तो हमने आपको बताया जो जड़त्वाघूर्ण होता है, जब कोई भी बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट, मान लीजिए कोई भी जो बॉडी है अगर वो किसी अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रही है, घूर्णन गति अगर कर रही है तो घूर्णन गति करते रहने की जो प्रवृत्ति होती है उसी प्रवृत्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रवृत्ति को हम लोग जड़त्व कहते हैं। उन्होंने क्या बताया था, क्या पढ़े थे कि अगर कोई भी बॉडी जब किसी अक्ष के परितः घूमती है तो घूमते रहने की प्रवृत्ति को ही हम लोग जड़त्व कहते हैं। और हमने ये डिस्कस भी किया था कि जड़त्वाघूर्ण आई इक्वल टू होता है यम आर स्क्वायर। आई इक्वल टू होता है यम आर स्क्वायर। यम आर स्क्वायर पे जड़त्वाघूर्ण का फार्मूला है। अब हम लोग बात करेंगे परिभ्रमण त्रिज्या रेडियस ऑफ जाइरेशन के बारे में। तो हम लोग इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, किसी पिंड की परिभ्रमण त्रिज्या, हम लोग इसको डिसाइड ऐसे करेंगे कि किसी पिंड की परिभ्रमण त्रिज्या, मान लीजिए कि बॉडी है, किसी पिंड की परिभ्रमण त्रिज्या है, क्या होती है, तो हम उसको बोलते हैं कि किसी पिंड की परिभ्रमण त्रिज्या वह दूरी है जिसके वर्ग को पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान से वैसे लिखा जाए। आप ये कैसे बोल रहे हैं कि किसी परिभ्रमण त्रिज्या किसी पिंड की घूर्णन अक्ष से वह दूरी है जिसके वर्ग को, अगर इसको के से दिखा रहे हैं तो जिसके वर्ग को अगर पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान से गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल पिंड के जड़त्वाघूर्ण के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए ये घूर्णन अक्ष है O डैश और ये इसकी बॉडी है, ये बॉडी है, ये बॉडी है। तो इस बॉडी का हम लोग ये दूरी, मान लीजिए सेंटर अगर सी है तो इस सेंटर से इसके घूर्णन अक्ष की जो दूरी होती है, इस दूरी को कम से कम 1 घंटा मान सकते हैं। अभी शुरुआत की है तो 45 मिनट ले लीजिए। हाँ, तो ऐसा है ना, साढ़े 3 बजे हम फोन कर रहे हैं तो यहाँ से आपको मिलेगा कि जब ये जो सेंटर है इसके घूर्णन अक्ष से जो इसकी दूरी है उसकी दूरी के वर्ग को अगर हम पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर दें तो जो गुणनफल होता है उस गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्वाघूर्ण
उसको जड़त्व आघूर्ण कहा जाता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे, इस चीज को लिख भी लीजिए कि परिभ्रमण त्रिज्या क्या है। आइए लिखेंगे यहाँ पर किसी पिंड की परिभ्रमण त्रिज्या त्रिज्या के पिंड से पिंड की परिभ्रमण त्रिज्या के पिंड की घूर्णन अक्ष से वह दूरी है, जिसके वर्ग को पिंड की संपूर्ण द्रव्यमान से गुणा कर देने पर गुणनफल पिंड की संपूर्ण द्रव्यमान से गुणा कर देने पर गुणनफल पिंड की जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। पिंड की जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। पिंड के जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो परिभ्रमण त्रिज्या है वो क्या है कि इस पिंड का मान लीजिए पिंड है और हमको इस एक्सिस के बाद जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो जो जड़त्व आघूर्ण होगा वह क्या होगा, वो परिभ्रमण त्रिज्या की वर्ग की वह इसको गुणनफल स्क्वायर और द्रव्यमान के गुणनफल को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कहते हैं। ठीक है, तो परिभ्रमण त्रिज्या से संबंधित जो है आपने जानकारी ली। आइए हम लोग एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं परिभ्रमण त्रिज्या से रिलेटेड। तो आप अगर देखेंगे तो कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछेगा तो अब हम लिखेंगे के स्क्वायर इक्वल टू आई अपॉन एन, के इक्वल टू अंडर रूट में आई अपॉन एन। क्या मिलेगा आपको? मिलेगा जो परिभ्रमण त्रिज्या होगा के की जो वैल्यू होगी वो आई अपॉन एन के बराबर होगी, अंडर रूट आई अपॉन एन के बराबर। आइए मेथड सॉल्व करते हैं परिभ्रमण त्रिज्या से संबंधित क्या न्यूमेरिकल है, इसको देखिए और
और समझिए। लिखिए, क्वेश्चन में लिखिए आप 25 kg द्रव्यमान की पिंड का पिंड का घूर्णन और जो सुनाई विजय साहब थोड़ा बढ़िया पढ़ाइए। अरे भैया पढ़ते थे यार, क्या कहते हो नया ले लो मिलो का नहीं ले लो 600 पर मार्क्स काट रहा था। ठीक है यार, ये वाला मोड़ तो नहीं हमारा भाई का नहीं चलता पैसा 20 के द्रव्यमान पिंड का आप बात बताओ घूर्णन क्या हुआ। अरे यार बात तो नहीं जाना यार। विनोद भैया तैयार के सामने और कहाँ हो तुम इस टाइम 16 के मतलब शाम को 5 साढ़े 5 बजे जाने नंबर दे देते बात क्या लो मीटर इस पर भेजी व्हाट्सएप पे किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। ऐसा करो ना सुनो हमारा नेट पैक खत्म हो गया ठीक है मीटर स्क्वायर हम तुमको बोल देगा तुरंत नोट कर लो इसकी अब भलोटिया मुझे जाके दे दो इसकी ये रुक जाओ परिभ्रमण लिखो 8853 इसकी परिभ्रमण क्या है 8853 सोल्यूशन देखिए 78 आपको मिलेगा। हाँ बता दे भाई भलोटिया में काम कर रहे हैं सूर्या करना पड़ेगा या मुझे आगे दे दे के भैया लेते जाइए दुकानिया पे दे दिए चाहे दुकानिया पे दिन घर चले के मीडियम 25 किलो और आगे मुझे भाई को यार किलोग्राम मीटर स्क्वायर यार पसंद सुना पता चली कुछ 16 किलोग्राम मीटर स्क्वायर 16 अरे भैया हम छोटे पैसा कमाता है आगे तक नहीं लगा हां अरे ठीक है बढ़िया 42 नहीं ना ओए और 128 है आगे तो ये वाला हुआ है कहां आई 410 वाले से जाए साला पैसा उठी गए कि ये भाई कितना कटल हम बोले कितना कटल क्या है अभी कट गया पूरा अभी मैसेज आएगा वो पैसा पूरा काट लेगा धीरे धीरे हम जमा करेंगे 3000 रुपया लगेगा 3000 ये गलत बोलेगा तो 6000 काट लेगा तो रुक 13 मिनट लगेगा बस। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे कि I इक्वल टू m के स्क्वायर ये जो k है इसी को हम दुनिया काट रहा है इसी को हम रेडियस ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे कि k इक्वल टू k का वैल्यू निकालना है लिखेंगे कि हम जानते हैं अब क्या जानते हैं कि I इक्वल टू एम के स्क्वायर के इक्वल टू अंडर I अपॉन m
K इक्वल I की जो वैल्यू है 16 है, इसकी वैल्यू 25 है। बात करेंगे तो K इक्वल तो आप पाएंगे जो रेडियस ऑफ जाइरेशन है उसकी वैल्यू 0.8 मीटर मिला है। क्या मिला? K इक्वल टू आपको मिलेगा 0.8 मीटर। साथियों, इस तरह से आप जड़त्व परिभ्रमण त्रिज्या से त्रिज्या को समझे होंगे कि परिभ्रमण त्रिज्या कैसे निकालते हैं। इसके बाद आप ये पाएंगे कि अगर कहीं पर जड़त्वाघूर्ण दिया है और रेडियस ऑफ जाइरेशन दिया है, मतलब परिभ्रमण त्रिज्या दिया है, तो आप द्रव्यमान को फाइंड आउट करना होगा। इसके बाद अगर कहीं पर रेडियस ऑफ जाइरेशन और द्रव्यमान दिया हो तो जड़त्वाघूर्ण निकालना पड़ेगा। तो जो तीनों वेरिएबल हैं I, M और K, कहीं ना कहीं तीनों जो है आपको आंकिक प्रश्नों में न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है और पूछने निकालना पड़ सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कि घूर्णन गति और ये में परिभ्रमण त्रिज्या क्या होती है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बल आघूर्ण तथा जड़त्वाघूर्ण में संबंध। तो न्यू हेडिंग होगी न्यू हेडिंग में आप पढ़ेंगे बल आघूर्ण तथा जड़त्वाघूर्ण में संबंध। बल आघूर्ण तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध। आघूर्ण बल आघूर्ण जड़त्वाघूर्ण में संबंध। चलिए आइए शुरू करते हैं रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ फोर्स and moment of inertia. Moment of inertia. Relation between moment of force and moment of inertia. तो आप लिखेंगे कि माना
कैपिटल एम द्रव्यमान की, कैपिटल एम द्रव्यमान की एक वस्तु किसी अक्ष के परितः भी वेग से घूम रहे हैं। माना यम द्रव्यमान की एक वस्तु किसी अक्ष के परितः भी वेग से घूम रही है, इसकी घूर्णन गति को परिवर्तित करने के लिए, इसकी घूर्णन गति को परिवर्तित करने के लिए इसके ऊपर एक बाह्य बल या लगाया जाता है। ओके, मान लिया जाए कि कोई एक वस्तु है, वस्तु क्या करती है, किसी अक्ष के परितः भी वेग से घूम रही है और उसकी घूर्णन गति में परिवर्तन लाने के लिए, एक बाहरी बल लगाया जाता है। तब लिखेंगे आप लगाया जाता है, तब न्यूटन की द्वितीय नियमानुसार आपको मिलेगा F इक्वल टू m इंटू a, जहां a त्वरण है जो कि बल F लगाने के बाद उत्पन्न होता है। जो क्या होता है, जो एक त्वरण है जो कि बल F लगाने के बाद उत्पन्न होता है। तो आप जानते हैं कि जो त्वरण होता है उसको वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया, परिवर्तन होता है
तो ए इक्वल टू इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया जाए, इक्वेशन नंबर 1 हो जाए तो बात उत्पन्न होता है। और ए इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और ए की जो वैल्यू होती है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी के बराबर होती है। इसके बाद आप पाएंगे इसके बाद चूंकि v इक्वल टू होता है r इंटू ओमेगा, तो आप यहाँ पर लिख सकेंगे, पहले इसको आगे कीजिए तो आपको मिलेगा कि r इक्वल टू m डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, v की वैल्यू होती है r इंटू ओमेगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे मिलेगा m v की वैल्यू है r इंटू ओमेगा, यहाँ मिलेगा आपको डेल्टा टी, डेल्टा टी लिखेंगे। फिर इसके बाद r चूंकि कांस्टेंट क्वांटिटी है तो r को हम लोग करेंगे बाहर, तो लिखेंगे आप यम r डेल ओमेगा डेल टी, और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो डेल ओमेगा अपॉन डेल टी है इसको कोणीय त्वरण कहते हैं। यहाँ लिखेंगे कि डेल ओमेगा अपॉन डेल टी इक्वल टू अल्फा, इसको कोणीय त्वरण कहा जाता है, इसको हम लोग कोणीय त्वरण कहते हैं। अब आप लिख सकते हैं F इक्वल टू यम इंटू अल्फा, हो गया। अब दोनों पक्षों में r से गुणा करने पर आपको मिलेगा F इंटू r यम r स्क्वायर इंटू अल्फा। यहाँ पे जो यम r स्क्वायर है आप यहाँ लिखेंगे कि यहाँ i इक्वल टू यम r स्क्वायर, जिसको जड़त्व आघूर्ण कहा जाता है, इसको हम जड़त्व आघूर्ण का नाम देते हैं। क्या मिलेगा आपको आप यहाँ पे लिखेंगे कि और F इंटू R जो है इसको हम बोलते हैं टाउ इक्वल F इंटू R, इसका नाम है बल आघूर्ण, इसको हम बोलते हैं बल आघूर्ण। तो यहाँ लिखेंगे तो मिलेगा कि टाउ इक्वल टू I इंटू अल्फा, टाउ इक्वल टू मिलेगा हमको I इंटू अल्फा। इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका बल आघूर्ण है, I जो है जड़त्व आघूर्ण है, और टाउ जो है ये क्या है अल्फा जो है
ये आपको बोलते हैं पूरी तोड़ा, ये पूरी तोड़ा। इस तरह से जो है आप बल आघूर्ण जड़त्व आघूर्ण के बारे में जाने तो बल आघूर्ण क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसके बारे में आपने अच्छी तरह से जाना और समझा भी। आइए इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं तो टाउ इक्वल टू आई टू अल्फा। आप देखेंगे कि बल आघूर्ण इक्वल टू जड़त्व आघूर्ण के पूरी तरह यह अभिष्ट संबंध है, इसी को हम अभिष्ट संबंध कहते हैं। जो लिखा हुआ है इसी को अभिष्ट संबंध कहा जाता है, इसको हम लोग अभिष्ट संबंध। तो बल आघूर्ण इक्वल टू हो गया जड़त्व आघूर्ण कोणीय त्वरण, टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा, टाउ इक्वल टू मिला आपको आई इंटू अल्फा, बल आघूर्ण इक्वल टू जड़त्व आघूर्ण कोणीय त्वरण। ठीक है साथियों, इस तरह से आपने परिभ्रमण त्रिज्या, बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण के बारे में जाना और उससे संबंधित और भी चीजों को आप समझे। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इसके बाद हम लोग जड़त्व आघूर्ण संबंधी परिमेय पढ़ेंगे। जड़त्व आघूर्ण संबंधी जो परिमेय हैं उन सभी परिमेयों को पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ साथ उनका प्रूफ भी देखेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं जड़त्व आघूर्ण से संबंधित परिमेय। आप यहाँ पर पढ़ेंगे जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण से संबंधित परिमेय, से संबंधित परिमेय। जड़त्व आघूर्ण संबंधी क्या क्या परिमेय है, इस परिमेय को हम लोग देखेंगे। तो जड़त्व आघूर्ण संबंधी दो परिमेय है, अलग ही टेंशन है क्या चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा है, खराब है ना। तो इस तरह से लंब जड़त्व आघूर्ण संबंधी परिमेय पढ़ेंगे। इसमें आप दो परिमेय पढ़ेंगे, लंबवत अक्षों का परिमेय, अक्षों का परिमेय और नंबर 2 पढ़ेंगे। नंबर 2 है समांतर अक्षों का परिमेय, समांतर अक्षों का परिमेय,
समांतर अक्षों का परिमेय। दो तरह का परिमेय आपने देखा, एक है लंबवत अक्षों का परिमेय और दूसरा है समांतर अक्षों का परिमेय। तो लंबवत अक्षों का परिमेय के बारे में हम पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से समांतर अक्षों के परिमेय के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। इसमें जैसे मान लीजिए कि यह कोई बॉडी है, आपके सामने दिख रहा है, ये कोई पिंड है और इस पिंड का किसी भी, इसमें आप तीन अक्ष लंबवत अक्ष खींच सकते हैं। एक लंबवत अक्ष हो गया, दूसरा लंबवत अक्ष ये हो गया और तीसरा लंबवत अक्ष ये। आप पाएंगे कि x, y और वहां आपको मिलेगा z। तो आपको तीन जो है परिमेय दिखाई दिए, तीन अक्ष दिखाई दिए, x, y और z। ठीक है। अगर आप इस अक्ष के समान के साथ जड़त्वाघूर्ण Ix, इस के जड़त्वाघूर्ण Iy और इस अक्ष के जड़त्वाघूर्ण Iz, तो आप पाएंगे इसको हम लोग जो तीनों पैरेलल अक्ष हैं, तीनों परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, इसके पैरेलल Ix, इसके पैरेलल Iy और इसके पैरेलल Iz। ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि लंबवत अक्षों के परिमेय में परिमेय क्या कहता है, इसको जानना होगा कि इस परिमेय के अनुसार किसी दो परपेंडिकुलर अक्षों के परितः जो जड़त्वाघूर्ण होता है वो तीसरे लंबवत अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण के बराबर होता है। इसे मान लीजिए कि जबकि जो तीसरा अक्ष है ये इसका द्रव्यमान केंद्र है, ध्यान रखना, ये द्रव्यमान केंद्र है जिसको सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। अगर हम लोग इस Ix को निकाल रहे हैं और हमको इस Iz और Iy पता है, या हम Iz निकालना हो और Ix और Iy पता हो, तो ये परिमेय ये कहता है कि जो जड़त्वाघूर्ण होगा Iz किसके बराबर होगा, वो Ix प्लस ये Iy के बराबर होगा। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, किसी पिंड के तल में स्थित परस्पर तीन अभिलंबवत अक्षों या ऐसे लिख सकते हैं कि किसी पिंड के तल में स्थित किन्हीं दो लंबवत अक्षों के परितः जड़त्वाघूर्ण का योग उसी पिंड के तल में स्थित एवं उनके कटान बिंदु से होकर गुजरने वाले तीसरे लंबवत अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि इसके परितः Ix है और इसके परितः Iy है, आपको Iz निकालना है, क्या करेंगे, Iz इक्वल टू Ix प्लस Iy बचा है, मान बैठो
कितना बचा है? हो गया, अरे था 45 हो गया है। हाँ 45 में 40 हाँ 44, बस 2-4 मिनट हो जाएगा। आई गेट इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे कि लंबवत अक्ष का परिमेय क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई आपके पास ऐसी बॉडी मिल जाती है जिसका कोई शेप निर्धारित नहीं होता है, तो हम लोग इस तरह से परिमेयों का प्रयोग करके हम लोग गलत आगम निकालते हैं। इसके बाद आप इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, यहाँ सिर्फ परिचय दे रहे हैं। नेक्स्ट में आप पढ़ेंगे समांतर अक्षों का परिमेय। समांतर अक्षों का परिमेय क्या है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछता है। समांतर अक्षों का, जिसको बोलते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। इसमें आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी है, सपोज कर लीजिए कि बॉडी है, ठीक है, और ये इसका द्रव्यमान केंद्र है। इसके द्रव्यमान केंद्र से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो IC है, और इस घूर्णन अक्ष से, जैसे मान लीजिए द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास है, इसके इतर, जैसे मान लीजिए इसकी बार आप यहाँ से या यहाँ से इसके परितल त्वरण निकालना चाहते हैं, तो वहां पे हमें समांतर अक्षों के परिमेय का प्रयोग करना होता है। क्या होता है इसको हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, समझते रहिए, मस्त रहिए।